ट्रंप हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर मालिकाना हक जमा सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो, कभी भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि कनाडा हमारा 51वां राज्य बन जाए। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बन जाए। ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए जो भी ट्रंप के साथ है हमें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। मेरा यही मानना है। हम हमेशा कनाडा को पहले रखेंगे, चाहे वो ट्रंप की ओर से आए टैरिफ हो या कोई और गैर जिम्मेदार धमकी। सच कहूँ तो कनाडा एक राज्य के तौर पर ही ठीक लगेगा। हाँ, आप ओ कनाडा राष्ट्रगान बनाए रखिए, वो मुझे बहुत पसंद है, शानदार है, लेकिन वो एक राज्य का राष्ट्रगान होगा, हमारे सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक। मैं तो हमेशा वोट करती हूँ, लेकिन इस बार ये और भी ज्यादा जरूरी लग रहा है। जो अमेरिका के साथ हो रहा है वो डरावना है। हम अमेरिकी विश्वासघात के झटके से उबर चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी उसके सबक नहीं भूलने चाहिए। स्वघोषित बादशाह डोनाल्ड ट्रंप के कर कमलों से कनाडा के नए प्रधानमंत्री की ताजपोशी हुई है, ऐसा दुनिया कह रही है, तो हम भी पीछे क्यों हटें। कनाडा में 28 अप्रैल को चुनाव हुए। सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप से कैसे लड़ना है, डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर कौन देगा, कौन सी पार्टी ट्रंप के हाथों मुंह की नहीं खाएगी, कौन सी पार्टी ट्रंप की ओर आंख उठा करके देख सकेगी। जनता ने इन सवालों का जवाब दे दिया है और चुना है लिबरल पार्टी को। जो भी दर्शक भारतवासी हैं वो इस पार्टी के नाम से चिर परिचित होंगे। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसी पार्टी से आते थे। ट्रंप के सत्ता में आगमन से 14 दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। उस दौर में लिबरल पार्टी के सितारे धूमिल थे। कहा जा रहा था कि अगला चुनाव जब भी होगा, जैसे भी होगा, लिबरल पार्टी की हार तय है। लेकिन अब इसी पार्टी के कैंडिडेट और कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को जीत मिली है। लोगों को उम्मीद है कि नए निज़ाम की बुनियाद डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत पर, उनके विरोध पर रखी जाएगी। लेकिन कनाडा के चुनाव में बिन बुलाए बाराती डोनाल्ड ट्रंप कहां से घुस गए, उनकी वजह से चुनाव कैसे पलट गया, मार्क कार्नी की कहानी क्या है और उनकी जीत से भारत कनाडा रिश्तों पर असर क्या पड़ेगा, यही चंद सवाल आज की चर्चा का विषय होंगे। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Hire and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिकी लेखक डेविड ब्रूक्स कहते हैं कि ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी ताकत है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, 100 दिन पूरे हो गए हैं, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। 2016 में पहली बार वो इस पद पर बैठे थे, कार्यकाल पूरा भी किया उन्होंने, लेकिन पहले कार्यकाल के पूरे 4 साल और दूसरे कार्यकाल के इन 100 दिनों को तराजू पर रखें तो ये 100 दिन भारी पड़ जाएंगे। ट्रंप को बनी बनाई रची बसी घरेलू, आर्थिक और विदेश नीति को उल्टा सीधा कर देने में महज 100 दिन लगे। उन्होंने दोस्तों में दुश्मन खोजे और दुश्मनों में दोस्त, सॉफ्ट पावर को बिल्कुल किनारे कर दिया, धमकियों का इस्तेमाल किया, टैरिफ ठोंका पूरी दुनिया पर, स्वास्थ्य और जलवायु से जुड़े समझौतों से अमेरिका को निकाल दिया, अप्रवासियों के खून पसीने से बने देश को ग्रेट बनाने की जिद में अप्रवासियों को ही डिपोर्ट करना शुरू किया, शरणार्थियों को बैन करना शुरू किया, बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धज्जियां उड़ा दी, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को भी गुड़गोबर उन्होंने कर दिया, जरूरतमंद देशों को भेजने वाली मदद उन्होंने रोक दी, सुप्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालयों की फंडिंग उन्होंने रोकी, अपने दावों से मुंह मोड़ लिया, पहले गजा में सीज फायर का क्रेडिट लिया, उसके बाद गजा के लोगों को खुद धमकियां देनी शुरू की, इजराइल तक पहुंचने वाली अमेरिकी मदद का रास्ता साफ किया, रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के दावे पर भी पानी फिरता दिख रहा है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इसी महीने अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पहले कार्यकाल में मुझे 2 चीजें करनी थी, देश चलाना था और खुद को भी बचाना था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में मैं देश भी चला रहा हूं और दुनिया भी, और मुझे बहुत मजा आ रहा है।
इसी मजे की चाह में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह दी, पनामा नहर हथियाने की धमकी दे दी, सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेंगे ये तक कहने में वो नहीं खतराए। इसी सिलसिले में और इसी मजे में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कनाडा को हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए, ये बेहद खूबसूरत होगा। 51वां इसलिए क्योंकि अमेरिका में फिलहाल 50 राज्य हैं। आप इस बात की गहराई समझिए, एक संप्रभु राष्ट्र के बारे में कह देना कि उसे हमारा राज्य बन जाना चाहिए। ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही कनाडा के बारे में ऐसा कहना शुरू कर दिया था। शपथ ली तो दोहराने लगे, जब मौका मिला जस्टिन ट्रूडो को अपना गवर्नर कह करके संबोधित किया। अमेरिका में हर प्रांत के अलग अलग गवर्नर जैसे होते हैं। जस्टिन ट्रूडो की बात आई है तो ये भी जानते हैं कि इस पिक्चर से उनकी विदाई कैसे हो गई। दरअसल 6 जनवरी 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री और सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। वो 2015 में कनाडा की सत्ता में आए थे। उस दौर में लिबरल पार्टी की हालत खराब थी, लोगों को लग रहा था कि पार्टी का अंत नज़दीक है, लेकिन ये सारे अंदेशे गलत साबित हुए। ट्रूडो ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि शुरुआती कुछ वर्षों में बेहतरीन काम करके भी दिखाया। फिर 2017 के बाद से ट्रूडो पर करप्शन के आरोप लगने लगे। ये भी कहा जाने लगा कि वो कनाडा की अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। कोविड के दौर में मिसमैनेजमेंट के आरोप उन पर लगे। घरेलू मोर्चे पर विरोध उनका शुरू हुआ। उसके बाद पार्टी में आंतरिक कलह भी शुरू हो गई। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत से उनका विवाद शुरू हो गया। ये विवाद थमा भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनकर के आ गए, ट्रूडो को अमेरिका का गवर्नर बताने लगे। इसी बीच ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग भी गिरने लगी। इन सब के चलते ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि तब तक काम संभालता रहूंगा जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती। 9 मार्च को लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नेता चुना। 14 मार्च को प्रधानमंत्री बन गए। ट्रंप के खिलाफ उन्होंने बहुत कड़ा रुख अपनाया। फिर 23 मार्च को उन्होंने अचानक कार्यकाल पूरा करने से पहले ही चुनाव का ऐलान कर दिया। आधिकारिक तौर पर कनाडा में 20 अक्टूबर 2025 को चुनाव होने थे, लेकिन कार्नी ने तर्क दिया कि ट्रंप का सामना करने के लिए एक मजबूत और सकारात्मक जनादेश चाहिए। जल्दी चुनाव कराने की तारीख तय हुई 28 अप्रैल 2025। जब ट्रूडो ने इस्तीफा दिया था तब वो पोल सर्वे में पीछे चल रहे थे। दिसंबर 2024 में सिर्फ 22% कनाडाई लोगों ने कहा कि वो ट्रूडो के नेतृत्व का समर्थन करते हैं। उस वक्त कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवियर ट्रूडो से इस पोल में 24 पॉइंट से आगे चल रहे थे। इस बात का संकेत था कि कनाडा के अगले चुनाव में लिबरल्स को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नतीजे आए, पियरे पोलिवियर राजधानी ओटावा में अपनी सीट तक खो बैठे। सोचिए, एक पेशेवर राजनीतिज्ञ जो पिछले 2 दशकों से यानी 25 साल की उम्र से इस सीट पर काबिज था, वो अपनी सीट पर हार गया। और क्या क्या हुआ इस चुनाव में, समझने के लिए पहले बेसिक्स क्लियर करिए। तो कनाडा नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में बसा है। ये एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। सरकार ब्रिटिश क्राउन के नाम पर काम करती है, लेकिन उनकी पावर का स्रोत है वहां की जनता। कनाडा की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश या वेस्टमिंस्टर परंपरा से उपजी है। संसद में क्राउन, सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं। न्यायपालिका कानून और संविधान की व्याख्या और उसे लागू कराने और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए जिम्मेदार है। संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को सेनेट कहते हैं, इसमें कुल 105 सीटें हैं। निचले सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें कुल 338 सीटें हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत पाने वाले दल या गठबंधन का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है 170। इस चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, एक एक करके देखते हैं। अब तक जितने परिणाम जारी हुए हैं उसके मुताबिक लिबरल पार्टी को 168 सीटें मिली हैं। मार्क कार्नी इसी पार्टी से उम्मीदवार थे। कंजर्वेटिव पार्टी को 144 सीटें मिली हैं। पियरे पोलिवियर, जिनका जिक्र हमने पहले किया, वो इसी पार्टी से उम्मीदवार थे। ब्लॉक क्यूबेकॉइस को 23 सीटें मिली हैं। यवेस फ्रांकोइस ब्लैंचेट इनके उम्मीदवार हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। इनके उम्मीदवार थे जगमीत सिंह। और ग्रीन पार्टी को 1 सीट मिली है। आंकड़ों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों पार्टियों को पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़त मिली है। आपकी स्क्रीन पर इन सभी पार्टियों के पिछले चुनाव के आंकड़े भी हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव्स की वोट शेयर में बढ़ोतरी की कीमत छोटी पार्टियों को चुकानी पड़ी है। खास तौर पर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी का वोट शेयर लगभग 12% कम हो गया है। एनडीपी के मुखिया जगमीत सिंह थे। इन्हें भारत विरोधी स्टांस के लिए जाना जाता है। इस चुनाव में जगमीत
खुद अपनी सीट पर भी हार गए। इस हार के बाद उन्होंने अपनी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ पद से इस्तीफा दे दिया है। इस चुनाव का आधिकारिक रिजल्ट 30 अप्रैल या 1 मई को आएगा। हालांकि लिबरल पार्टी को अभी बहुमत नहीं मिला है और उसे सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ेगा, जैसा कि उसने 2019 और 2021 में किया था। लेकिन मार्क कार्नी ने बाजी कैसे पलट दी, सबसे बड़ा सवाल यही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता में वापसी की, कनाडा को लेकर के जो जहर उन्होंने उगला वो हर दिन बढ़ता गया। कनाडाई वोटर हिल गए, देश की संप्रभुता पर सवाल खड़ा हो गया था। कनाडा में ये गुस्सा फूट पड़ा। इसी दौर में एक और मोर्चा खुला। ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रूडो भागे भागे वॉशिंगटन पहुंचे, लेकिन ट्रंप ने लौटते ही उन्हें गवर्नर ऑफ अमेरिका बोल दिया। ट्रूडो खामोश रहे। इससे कनाडा की आवाम में उनकी साख और गिरी। इस बीच लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को मैदान में उतार दिया, जो ना तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन थे और ना ही कभी चुनाव लड़े थे, लेकिन जो आर्थिक संकटों के दौर में कनाडा और ब्रिटेन को संभाल चुके थे। ये कहानी हम आपको आगे बताएंगे। ट्रंप के बयानों से उपजे मौके को मार्क कार्नी ने पहचाना। इस चुनाव को ट्रंप बनाम कनाडा की लड़ाई बना दिया। अपनी रैलियों में उन्होंने सीधा वार किया। बोले अमेरिका हमें तोड़ना चाहता है ताकि हमें निगल सके, लेकिन हम कभी झुकेंगे नहीं। इस हमले की जो व्यापकता है वो बस महसूस की जा सकती है। यह हमारे देश पर हमला है, और जो बात मैंने महीनों से बार बार कही है वो ये कि अमेरिका इसे लेकर गंभीर है। उन्हें हमारी ज़मीन चाहिए, हमारे संसाधन चाहिए, हमारा पानी चाहिए, हमारा देश चाहिए, और राष्ट्रपति ट्रंप हमें आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते हैं ताकि अमेरिका हम पर कब्जा कर सके, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो एक तरफ थी मार्क कार्नी की राष्ट्रवादी अप्रोच, दूसरी तरफ थे कंजर्वेटिव नेता पियरे। उन्होंने ट्रंप का नाम मुश्किल से लिया। महंगाई, हाउसिंग संकट, अपराध, घरेलू मुद्दों पर वो टिके रहे, लेकिन माहौल तब तक बदल चुका था। मार्क कार्नी ने सीधे राष्ट्रवाद के धागे को पकड़ लिया था। कुछ ही हफ्तों में नज़ारा बदल गया। पोल्स में 30% का स्विंग हुआ। लाखों वोटर अचानक लिबरल पार्टी की ओर लौट आए। पियरे इस बदले हुए माहौल को भांप नहीं सके। उन्होंने ट्रंप को सीधे चुनौती नहीं दी। नतीजा साफ रहा, पियरे की आक्रामक राजनीति ध्वस्त हो गई और कनाडा ने पहला ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इस प्रधानमंत्री की कहानी क्या है, संक्षेप में जानते हैं। कहानी शुरू होती है कनाडा के फोर्ट स्मिथ शहर से। कार्नी वहीं पैदा हुए। ठंडी और दूरस्थ जगह है। पढ़ाई की उन्होंने हार्वर्ड में, स्कॉलरशिप पर वहाँ पहुँचे थे। वो आइस हॉकी खेला करते थे, गोलकीपर थे उसमें। फिर ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पीएचडी की। 1995 में उनकी पीएचडी पूरी हुई। 2003 में बैंक ऑफ कनाडा में शामिल हुए। 2008 की ग्लोबल मंदी के वक्त वही गवर्नर थे और कनाडा उस तूफान से काफ़ी हद तक बच निकला। क्यों? क्योंकि कार्नी ने ब्याज दरें गिरा दी थी और साफ साफ कहा कि 1 साल तक दरें नहीं बढ़ेंगी। बिजनेस कॉन्फिडेंस बना रहा। बाजार थमे लेकिन गिरे नहीं। 2013 में ब्रिटेन ने उन्हें बुला लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पहले गैर ब्रिटिश गवर्नर वो बने। इसके बाद ब्रेग्जिट आया, यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन उस समय थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद करेंसी पाउंड को झटका लगा। कार्नी ने कैमरा के सामने आकर के देश को भरोसा दिलाया, बैंकिंग सिस्टम सलामत रहेगा। 2011 से 2018 तक दुनिया के तमाम रेगुलेटरी बॉडीज को जोड़ने वाले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के चेयरमैन रहे। G20 में उन्होंने ट्रंप को करीब से देखा। कार्नी उस समय बिल्कुल पॉलिटिक्स में नए थे, लेकिन आर्थिक रणनीति के मैदान में पुराने योद्धा। कार्नी की इस जीत पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, 2 फैक्टर्स हैं इसमें। एक्सटर्नली जो काफी इंपॉर्टेंट थे कनाडा इलेक्शंस के लिए, एक तो ट्रेड और दूसरा सॉवरेंटी, और दोनों को आप देखेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप से लिंक्ड है। तो ट्रंप एक बहुत ही लूमिंग फिगर रहे कनेडियन इलेक्शंस को डिसाइड करने में। पहले लिबरल पार्टी पीछे चल रही थी, और जब ये गैल्वनाइजेशन शुरू हुआ अंदरूनी कनेडियन इलेक्शन में, जहाँ की जस्टिन ट्रूडो बाहर गए और एक नए फिगर के रूप में मार्क कार्नी ऊपर आए। मार्क कार्नी का एडवांटेज ये था कि वो एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पहले जो सेंट्रल बैंकर इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पहले इकोनॉमी को काफी सही रास्ता, सही दिशा दिखाया है, तो उन पर एक अलग भरोसा था लोगों का। और दूसरी फैक्टर ये थी कि एक नए फेस के तौर पे मार्क कार्नी उभर के आए, और उनको पॉलिटिकल जो है उनकी एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं थे, ये इनके फेवर में था। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि एक एक्सटर्नल फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप कनेडियन इलेक्शन को इम्पैक्ट कर गए,
सॉवरेंटी और ट्रेड, दो इश्यूज जिसमें कैनेडियंस को ये कन्विंस किया गया कि उन पर अटैक हो रहा है और उनको एक साथ होना पड़ेगा। अब सवाल भारत का है। सितंबर 2023 जस्टिन ट्रूडो ने सीधे भारत पर आरोप लगाया, कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर भारत के एजेंट्स के इशारे पर मारा गया। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था। पंजाब में टारगेट किलिंग्स के पीछे उसी का नाम बार बार आता रहा। भारत पहले ही KTF को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, लेकिन ट्रूडो के इस बयान ने भारत कनाडा रिश्तों में तनाव या दरार पैदा की। जब भारत पर आरोप लगे तो उसने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर और 5 डिप्लोमेट्स को बाहर का रास्ता दिखाया। अपने हाई कमिश्नर को भी वापस बुला लिया। इसके बाद वीजा सेवाएं रोक दी गईं। ट्रूडो ने अपनी जिद जारी रखी। नतीजा ये हुआ कि भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरह फ्रीज हो गए। ऊपर से ट्रूडो की घरेलू राजनीति भी खालिस्तानी नेताओं के दबाव में चल रही थी। उनकी अल्पमत सरकार को NDP का समर्थन चाहिए था और NDP के नेता जगमीत सिंह खालिस्तान की खुली वकालत करते रहे। फिर तस्वीर बदली, ट्रूडो की विदाई हुई, मार्क कार्नी पिक्चर में आए। मार्च 2025 में जब वे प्रधानमंत्री बने तो एक मंदिर में रामनवमी मनाने पहुंचे। कार्नी का रुख अब तक ट्रूडो से बिल्कुल उल्टा रहा है। उन्होंने कई बार कहा है कि भारत कनाडा रिश्ता बेहद अहम है। ट्रंप के टैरिफ वाले तेवरों के बाद अब कार्नी नए साझेदारों की तलाश में हैं और इसमें भारत का रोल बड़ा माना जा रहा है। कार्नी अब तक निज्जर की हत्या पर कुछ भी नहीं बोले हैं। भारत भी हालात पर नजर रखे हुए है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत कनाडा में अपने हाई कमिश्नर को बहाल करने पर विचार कर रहा है। हमने जानकारों का रुख किया, उनसे पूछा कार्नी के आने के बाद भारत कनाडा संबंध किस ओर मुड़ सकते हैं। देखिए, अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक नोट पे सोचा जाए तो कुछ यहाँ से अच्छा ही होगा, क्योंकि भारत और कनाडा के रिलेशंस बहुत ही टैंक कर गए थे। लेकिन इसमें ऐसी कोई जल्दबाजी भारत को दिखानी नहीं है, क्योंकि लिबरल पार्टी का फेस बदला है लेकिन पार्टी वही है। और अच्छी बात भारत के लिए ये है कि NDP और जगमीत सिंह जो खालिस्तानी सपोर्टर पार्टी हैं वो काफी श्रिंक कर गए हैं। उनके सीट्स 2021 के मुकाबले काफी कम हो गए हैं और जगमीत सिंह अपनी सीट को नहीं बचा पाए। तो ओवरऑल एक ये पॉजिटिव है, लेकिन 172 सीट चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कैनेडियन पार्लियामेंट में, और उसके लिए NDP की सपोर्ट जरूरी होगी। देखना ये होगा कि कितनी NDP, क्योंकि ये पार्टी खुद ही श्रिंक कर गई है तो ज्यादा वेट नहीं होगा लिबरल पार्टी पे। तो ये एक ऑप्टिमिज्म नोट है, लेकिन इसमें ज्यादा रश नहीं कर सकते कि क्या एकदम से मूड और सब कुछ बदल जाए, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो कनाडा में अंदर पॉलिटिकली काफी एक्टिव हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको स्लो पेस पे ले जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैनेडियन अप्रोच क्या है। कार्नी की अभी तक डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ एक दफे उनकी फोन पर बात हुई है। 28 मार्च को हुई इस बातचीत में तय हुआ था कि जो भी प्रधानमंत्री चुना जाएगा ट्रंप उससे नेगोशिएट करेंगे। क्या मार्क कार्नी कनाडा को ट्रंप के मंसूबे से बचा पाएंगे? क्योंकि इस बार मुसीबत सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल भी है। ट्रंप के साथ उनका रिश्ता कैसा हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी UN ऑफिस न्यूयॉर्क से आई है। पहलगाम हमले को लेकर के वहां से कुछ अपडेट्स आए हैं। UN में भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर फटकार लगाई। उसे आतंकवाद को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र कहा, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने पर तुला है। पटेल UN काउंटर टेररिज्म ऑफिस में विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क के शुभारंभ के मौके पर बोल रही थी। यहां पटेल ने एक इंटरव्यू को लेकर के पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी घेरा। आसिफ ने बीते दिनों स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था, स्वीकार किया था कि पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है। इस इंटरव्यू का संदर्भ लेते हुए योजना पटेल ने कहा, वहां के रक्षा मंत्री ने तो आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकार की है। अगर मंत्री कबूल रहे हैं तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के खुद बेनकाब हो जाने जैसा है। पहलगाम हमले से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता देते हैं। हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार चौथे दिन पाकिस्तानी सेना द्वारा LOC पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई, जिसका समुचित जवाब भारत की सेना दे रही है। इसके साथ ही 28 अप्रैल को रॉयटर्स के साथ बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमने अपनी फौजों की ताकत और भी बढ़ा दी है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा हुआ
तभी हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं खबरों के मद्देनजर 28 अप्रैल को ही यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेश ने चिंता जाहिर की। उनके डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा वो दोनों सरकारों से संयम बरतने की अपील करते हैं ताकि इस सब कॉन्टिनेंट में तनाव ना बढ़े। तीसरी सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से है। एक बार फिर रूस ने 72 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। 7-8 मई की दरमियानी रात से लेकर 10-11 मई की दरमियानी रात तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाज़ी जर्मनी की हार की तारीख पर मनाए जाने वाले विक्ट्री डे परेड के चलते ये युद्ध विराम घोषित किया गया है। 8 मई को ये परेड निकाली जाती है, मॉस्को टाइम जोन के अनुसार 9 मई को। रूस की इस घोषणा पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर रूस वास्तव में शांति चाहता है तो उसे तुरंत युद्ध विराम करना चाहिए। हम तो कम से कम 1 महीने के लिए स्थायी, विश्वसनीय और पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि 8 मई का इंतजार क्यों करें, सिर्फ परेड के लिए ये क्यों करना। उन्होंने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कीव जंग रोकने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी 28 अप्रैल को इस 3 दिवसीय युद्ध विराम समझौते को खारिज कर दिया। अगली सुर्खी आई है यूरोप से। कल 28 अप्रैल की दोपहर स्पेन और पुर्तगाल के ज्यादातर इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो गया। यानी किन्हीं वजहों से वहां का पावर ग्रिड ठप हो गया, जिस कारण बिजली चली गई। फ्रांस के भी कुछ हिस्से इसकी जद में आए। ट्रेनों की आवाजाही से लेकर के ट्रैफिक जाम तक। अस्पताल, बैंकिंग सिस्टम, एयरपोर्ट, मेट्रो, सुपरमार्केट सब प्रभावित हुए। इन देशों में मोबाइल नेटवर्क तक ठप हो गया। पुर्तगाल में एयर सेवा देने वाली कंपनी TAP एयर ने यात्रियों से अपील की है कि वे अगली सूचना मिलने तक एयरपोर्ट ना जाएं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंडरग्राउंड रेलवे को एहतियातन खाली कराया गया। इसी दौरान मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को भी बीच में रोकना पड़ा। इन सब के बाद स्पेन में तो आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। कई जगह जनरेटरों से काम चलाया गया। ब्लैकआउट के बाद इन देशों में लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रैफिक लाइटें तोड़ दी गई, लोग प्रदर्शन करने लगे, जिससे सड़कों पर अव्यवस्था फैल गई। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।